All set? Recording? Audible? Okay. Hello and welcome to Akanksha IS, powered by Perfect Education Point, in short PEP. This is Kuldeep, your English educator. So आज हम लोग हमारा जो ग्रेड 2 का सिलेबस है उसका लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं. लिटरेचर पोर्शन स्टार्ट करने से पहले लिटरेचर की इंपॉर्टेंस दिखाता हुआ एक कोटेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एक काफ़ी फेमस लिटरेट हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने दिया है, जिनका नाम था फर्नांडो पेसोआ. ये एक पोर्चुगीज राइटर हैं, पोर्चुगीज ऑथर हैं, पोइट हैं. इन्होंने एक बात कही है लिटरेचर को लेकर, वो थी लिटरेचर इज द मोस्ट एग्रीएबल वे ऑफ इग्नोरिंग लाइफ. कि लिटरेचर जो है वो जीवन से छुटकारा पाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है. इन शॉर्ट लिटरेचर जो है, यदि आप लिटरेचर में घुस जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रहता है. आप बाहरी दुनिया को इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं. सो इसी नोट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए, आरपीएससी ग्रेड 2 का जो सिलेबस है, गिव मी अ सेकंड. आरपीएससी ग्रेड 2 का जो हमारा सिलेबस है लिटरेचर पोर्शन का, वो कुछ इस प्रकार है. आरपीएससी ने एक सिलेबस जारी किया है जिसमें थोड़ा डिटेल में वो बताते हैं कि लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स में क्या क्या आना है, बट हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. सिलेबस में है एन एक्वेंटेंस विद द लिटरेरी फॉर्म्स, यानी लिटरेरी फॉर्म से आपकी थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए. आरपीएससी के अकॉर्डिंग जान पहचान होनी चाहिए, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको लिटरेरी फॉर्म्स की थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाकर आप आरपीएससी में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डील कर पाएंगे. सो लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, साथ ही में आपको लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि लिटरेचर में कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं, किस प्रकार से लिटरेचर का एवोल्यूशन हुआ है कुछ बीते दिनों में. नेक्स्ट है एन एक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश. इंडिया के कौन कौन से राइटर्स थे प्रोमिनेंट, जिन्होंने इंग्लिश में कुछ राइटिंग्स की है, उनके बारे में भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी होना ज़रूरी है. सिलेबस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये राइटर्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है. बट आज हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स को लेकर चलने वाले हैं. सो आज हम लोग लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो देखिए आगे, लिटरेरी फॉर्म्स. हमारी जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनका शाब्दिक अर्थ क्या है. लिटरेरी फॉर्म जो वर्ड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है. देखिए, लिटरेरी फॉर्म का मतलब होता है, इसमें जो फॉर्म वर्ड है, वन सेकेंड, फॉर्म का मतलब होता है रूप, और लिटरेरी यानी लिटरेचर के. तो लिटरेचर के रूप कौन कौन से होते हैं. इससे पहले कि हम लोग लिटरेचर के रूपों के बारे में बात करें, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लिटरेचर का मतलब क्या होता है, लिटरेचर जो है वो कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है. सो लिटरेचर जो शब्द है वो लिटेरा नाम के वर्ड से बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है. लिटेरा का अर्थ होता है लेटर, यानी वर्ण, अक्षर, अल्फाबेटिकल लेटर. अल्फाबेट्स में जो लेटर होते हैं उनको लैटिन लैंग्वेज में लिटेरा कहा जाता था. उसके बाद एक लिटेरा से बना एक फ्रेंच वर्ड जिसको कहा जाता है लिटरेचुरा. लिटरेचुरा का मतलब होता है बुक लर्निंग, यानी किताबों से क्या क्या सीख मिलती है वो, बुक लर्निंग. फिर लिटरेचुरा से इंग्लिश में एक वर्ड आता है जिसका नाम है लिटरेचर, जिसे लिटरेचर कहा गया. लिटरेचर का जो शाब्दिक अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है, वो है रिटर्न वर्क या फिर टेक्स्ट, लिखित रचना या फिर लिखित टेक्स्ट. इस प्रकार से लिटरेचर शब्द हमें प्राप्त हुआ. देखिए, बात ऐसी है कि ग्रेड 2 में आपको शब्दों की एटिमोलॉजी, खासकर उन शब्दों की एटिमोलॉजी जो आपके सिलेबस में मेंशन है, थोड़ा उनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है. बीते कुछ दिनों में आपसे काफ़ी बार इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है. जैसे हम लोग लेक्चर सीरीज आगे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे मैं भी कुछ वर्ड्स आपसे डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, बट आपको अपने एंड से भी थोड़ा प्रयास करना होगा. मेरे अकेले के प्रयास से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है, बट आपका जो वैल्यू एडिशन है वो आपको खुद को करना होगा. सो दिस इज माई टेक. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लिटरेरी फॉर्म्स जो है उनका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये होता है कि किस प्रकार से किसी वर्क या फिर टेक्स्ट को स्ट्रक्चर किया गया है. यानी कोई वर्क है, कोई रचना है, वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है, किस प्रकार से उसकी संरचना है. यानी क्या वो पोइट्री में है, क्या वो ड्रामा के रूप में है, क्या वो किसी स्टोरी के रूप में है, क्या वो कोई फिक्शन है, क्या वो कोई नॉन फिक्शन है. तो लिटरेरी फॉर्म्स में ओड, एलिजी, सोनेट जो आपने सुने हैं वो बाद में आते हैं, लेकिन पहले इनका बाइफर्केशन ऊपर से स्टार्ट हो जाता है. और ऊपर से जो इनका बाइफर्केशन है वो पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन और नॉन फिक्शन में बटा हुआ है.
आगे जो हम लोग ओड और सोनेट और एलिजी पढ़ने वाले हैं वो पोइट्री का बाइफर्केशन है, वो पोइट्री की लिटरेरी फॉर्म्स हैं। बट जो मेजर लिटरेचर की फॉर्म्स हैं वो इस प्रकार हैं। जी सर, ड्रामा जो है, जैसा कि आपने कहा कि ड्रामा पोइट्री की फॉर्म में आता है, बिल्कुल ड्रामा में काफी सारे प्लेज हैं जो वर्सेस में लिखे जाते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये पोइट्री की फॉर्म में आता है। बट कुछ ड्रामाज ऐसे भी हैं जिन्हें वर्सेस की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जिन्हें स्टोरीज की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसा कह सकते हैं हम लोग मूवीज की स्क्रिप्ट जो कि पैराग्राफ के फॉर्मेट में होती है, उन्हें गाकर नहीं पढ़ा जा सकता। पोइट्रीज को हम लोग गाकर सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट ड्रामा को हर बार गाकर पढ़ा जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इसका बाइफर्केशन अलग से किया हुआ है। सो दिस इज ड्रामा, दिस इज पोइट्री, दिस इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? कुछ काल्पनिक स्टोरीज, जैसा कि साइंस फिक्शन, साइंस के बारे में बताया गया हो, आगे भविष्य की बातें बताई गई हो, जिनका वर्तमान से कुछ रिलेशन है, वो साइंस फिक्शन में या फिर फिक्शन में आता है। नॉन फिक्शन जो सारी फैक्चुअल बुक्स हैं, जैसे आपकी 10th की साइंस की बुक हो गई, ठीक है, जो फैक्ट्स पर आधारित है, वो फिक्शन में आता है। ड्रामा में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड पोइट्री हम लोग सब जानते हैं। सो इन सब में डेप्थ में न जाते हुए फिलहाल हम लोग जो हमारा मेजर कंसर्न है दैट इज लिटरेरी फॉर्म्स, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया, लिटरेरी फॉर्म वो होता है जिससे हमें पता लगे कि किसी लिटरेचर के वर्क को, किसी लिटरेचर के टेक्स्ट को, किसी साहित्यिक कार्य को किस प्रकार से संरचना दी गई है, वो हमारी लिटरेरी फॉर्म्स है। देखिए हमारे सिलेबस में जो लिटरेरी फॉर्म्स या डिवाइसेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। हमारे सिलेबस में हम बात करते हैं ओड की, हमारे पास है एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हमारे पास सोनेट है, बैलेड है, एपिक और मॉक एपिक हमारे सिलेबस में है। साथ ही में हमारे पास अलिट्रेशन, हाइपरबली, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी, ओनोमेटोपिया जैसे टॉपिक्स भी दिए गए हैं। तो हम लोग धीरे धीरे वीडियो सीरीज के माध्यम से इन सबको डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा कंसर्न है इट इज ओड ओनली। सो हम लोग आज ओड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे थोड़ा लेक्चर फास्ट है, इसका सेंस ये है कि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े से टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी खींचे और आपका टाइम वेस्ट हो। मैं आपके टाइम की कदर करना चाहता हूँ और ये हर टीचर की ड्यूटी है। सो इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो यू कैन कमेंट इट, सो आई कैन स्लो इट डाउन। ओके, सो एक कोटेशन है ओड को लेकर जो कि हमारी काफ़ी प्रसिद्ध साहित्यकार रही हैं, माया एंजेलो। इन्होंने एक कोटेशन दिया है कि आई हैव लर्न दैट पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, कि मैंने दुनिया में कुछ सीखा है। इन्होंने कुछ सीखा है, अपने अनुभव से कहती हैं कि मैंने सीखा है कि लोग वो सब भूल जाते हैं जो आपने उनसे कहा है। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, और लोग वो भी भूल जाते हैं जो आपने उनके साथ किया है। लेकिन एक चीज है जो लोग नहीं भूलते, दैट इज बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। लेकिन लोग ऐसा वो चीज़ कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें किस तरीके का महसूस कराया है, आपने उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया है, आपका उनके साथ किस तरह का इमोशनल अटैचमेंट रहा है, ये लोग नहीं भूल पाते। इसी चीज़ को, इसी थीम पर हमारा ओड जो है वो वर्क करता है। आइए देखते हैं ओड होता क्या है। सो फाइनली विल डिस्कस द ओड। ओड इज अ लिरिकल पोम। ओड जो है एक लिरिकल पोम है। लिरिकल पोम का मतलब होता है एक ऐसी पोइट्री जिसे हम लोग गाकर सुना सकें, गाकर पढ़ सकें, उसे लिरिकल पोइट्री कहा जाता है। लिरिकल पोम्स में ओड भी आता है और एक और है हमारा एलिजी, ये भी हमारा लिरिकल पोम में आता है। इन्हें भी गाकर सुनाया जा सकता है। लिरिकल जो है वो एक वर्ड से बना है जिसको कहते हैं लिरिक। लिरिक भी एक पोइटिक फॉर्म होता है। लिरिक जो है इसका मतलब होता है ऐसा सॉन्ग या फिर ऐसी पोइट्री जिसे गाकर सुनाया जा सके, गाकर पढ़ा जा सके। लिरिक जो है एक वर्ड से बना है जिसे कहा जाता है लायर। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था। पुराने जमाने में जब पोइट्री पढ़ी जाती थी या फिर उसका वाचन किया जाता था तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था जिसे कहते हैं लायर। लायर के साथ उस पोइट्री को पढ़ा जाता था। तो धीरे धीरे इस पोइट्री का नाम जिसे लायर के साथ पढ़ा गया, गाया गया, उसका नाम लिरिक पड़ गया। और लिरिक में ओड और एलिजी ये सब आते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ओड जो है उसका ओरिजिन एक शब्द से हुआ है जिसे एडन कहा जाता है।
एडन जो है इसका मतलब होता है टू सिंग यानी गाना, या फिर टू चैंट यानी जपना, किसी चीज को बार बार दोहराना, ये इस वर्ड का मतलब होता है। तो एडन से ही हमारा जो ओड है वो शब्द बना है, ये इसकी एटमोलॉजी हुई। नेक्स्ट है इट इज संग इन थिएटर्स और स्टेजेस। ओड को हमेशा थिएटर्स और स्टेजेस पर गाया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। इट इज संग टू प्रेज और ग्लोरीफाई अ पर्सन, इवेंट, डेटी, थिंग और नेचर। इसे यानी ओड को किस चीज के लिए गाया जाता था? किसी पर्सन, किसी इवेंट, किसी डेटी, डेटी यानी देवी देवता, थिंग किसी वस्तु, या फिर नेचर की प्रशंसा करने या फिर उसकी भव्यता दर्शाने के लिए गाया जाता था। ठीक है, इन सब लोगों की प्रशंसा में ओड की रचना की जाती थी। नेक्स्ट है इट इज सीरियस इन टोन। ओड का जो टोन है वो सीरियस हुआ करता था, आदि पुरुष की मूवी की तरह नहीं हुआ करता था। जैसा कि आदि पुरुष मूवी में जो सीरियस नेचर की चीजें हैं उनका भी मजाक बना दिया गया है, तो ओड में ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पुराने जो राज दरबार हुआ करते थे या फिर किसी बादशाह का जो दरबार हुआ करता था, उसमें जो शब्द हैं वो काफी तोल मोल कर बोले जाते थे। हर शब्द की एक गरिमा हुआ करती थी, शब्दों को एक मर्यादा में रहकर कहा जाता था। उसी प्रकार से ओड का महत्व है। ओड में जितने भी शब्द हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर लिखा जाता है, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि इट इज इन सीरियस टोन, कि ये टोन में सीरियस होता है। नेक्स्ट, इट इज लॉन्गर इन लेंथ इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिरिक। ये लिरिक की तुलना में काफी लंबा होता है। लिरिक थोड़ी छोटी पोइट्री होती है और ओड थोड़ा लंबा वर्जन होता है लिरिक का। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ टाइप्स। यहाँ पर हम लोग टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। ओड के तीन मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट है पिंडारिक ओड, देन हरेशियन ओड, और फिर इसके बाद है इरेगुलर ओड। हम लोग देखते हैं कि तीनों जो नाम हैं वो किस प्रकार से पढ़े, बट आगे की स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। तो मेनली तीन टाइप्स हैं ओड के, पिंडारिक ओड, हरेशियन ओड एंड इरेगुलर ओड। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड किसे कहा जाता है? पहली बात तो कि पिंडारिक ओड जो है इसका नाम पिंडारिक ओड क्यों पड़ा? देखिए, पिंडारिक ओड जो है वो एक ग्रीक पोइट थे जिनका नाम था द ग्रेट पिंडार। इन्होंने सबसे पहले पिंडारिक ओड लिखा, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया, दैट इज पिंडारिक ओड। सो ऑल्सो नोन एज ग्रीक ओड, क्योंकि ग्रीक पोइट ने लिखा, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा, इसलिए इसे ग्रीक ओड भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है रेगुलर ओड। क्यों? क्योंकि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको रेगुलर ओड कहा गया। नेक्स्ट, नेम्ड आफ्टर ग्रीक पोइट पिंडार, महान जो पोइट थे पिंडार, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। रिटर्न टू सिंग इन कोरस एंड टू डांस, इसका पर्पस क्या था? इसे समूह गान में गाया जाता था, समूह में गाया जाता था, कोरस में गाया जाता था, और इस पर नृत्य भी परफॉर्म किया जाता था, डांस भी परफॉर्म किया जाता था। देन दीज वर इरेगुलर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ होती थी वो इरेगुलर होती थी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर होता था, मतलब फिक्स होता था, तीन पार्ट्स में होता था, बट इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो इरेगुलर हुआ करती थी। यानी जो ओड है वो हमारा एक पेज का भी हो सकता है 2 पेज में हो, शायद हो सकता है वो 8 पेज में भी खत्म ना हो। तो इसकी जो लेंथ थी वो अनडिटरमाइंड होती थी, इरेगुलर होती थी। नेक्स्ट, फॉलोड अ मेट्रिकल पैटर्न, ये एक फिक्स मीटर में लिखा होता था, एक मेट्रिकल पैटर्न फॉलो करता था। उसके बाद ओड जो है पिंडारिक ओड, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स होते थे इसके। फर्स्ट, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड, 3 पार्ट्स में लिखा होता था। अब इसका जो रीजन है कि 3 पार्ट में क्यों होता था उसको मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा। सो इसे हमेशा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था, दिस इज स्टेज। अब होता क्या था, जैसे ही ओड स्टार्ट हुआ तो एक दल जो है वो स्टेज की एक तरफ इकट्ठा होता था और इसे गाना शुरू करता था। तो एक पार्ट जब स्टार्टिंग में गाया गया तो उसे स्ट्रोफी कहा जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद इस दल का एक पार्ट स्टेज के दूसरी ओर जाता था और उसका दूसरा पार्ट परफॉर्म करता था, जिसे एंटी स्ट्रोफी कहा जाता है। और फिर इस दल में से कुछ लोग थे जो बीच में आकर इसको गाते थे, ओड को परफॉर्म करते थे, जिन्हें इपोड कहा गया। यानी ये जो भाग हैं ये ओड के 3 भाग भी हैं और साथ ही में इन्हें गाने वाला जो दल है उसके 3 पार्ट्स भी हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड। नेक्स्ट, अब ये जो ओड है पिंडारिक ओड, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। पिंडारिक ओड को ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, तो ये इंग्लिश में कैसे आया?
इंग्लिश में इसे लाने का जो श्रेय है वो एक पोइट को जाता है जिनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने सबसे पहले इंग्लिश में एक ओड लिखा जिसका नाम था ओड टू दी इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर ल्यूशियस कैरी एंड सर हेनरी मॉरिसन। इस ओड को सर बेन जॉनसन ने लिखा जिसे 1629 में इन्होंने लिखा, इसलिए यह इंग्लिश में लाया गया और इस प्रकार से इंग्लिश में पोइट इस फॉर्म को ओड को इंट्रोड्यूस कराया गया बेन जॉनसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है उसे डिस्कस करते हैं। हमारा ओड का नेक्स्ट पार्ट है होरेशियन ओड। अब होरेशियन ओड का नाम होरेशियन ओड क्यों पड़ा? इसका रीजन ये है कि इसे इन्वेंट करने वाले पर्सन का नाम था होरेस, जो कि एक रोमन पोइट थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो है मैन टू ब्रिंग पीस टू दी रीडर्स। इसका जो उद्देश्य था लिखने का वो सिर्फ ये था कि जो इसे पढ़ने वाले लोग हैं उनकी मन को शांति मिल सके। ठीक है, इस पोइट्री में कुछ ऐसी चीजें हुआ करती थी जिनसे लोगों को शांति मिला करती थी, तो रीडर्स को पीस देने के लिए, शांति देने के लिए इसकी रचना की जाती थी। नेक्स्ट है, इसकी जो थीम है वो लव और जॉय की हुआ करती थी, यानी इसका जो थीम है वो आनंद और प्रेम जैसे विषय रखे जाते थे। तो आगे, इट कैन बी राइम्ड और अनराइम्ड। ये जो ओड है इसकी कोई स्पेसिफिक राइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद कंसिस्ट स्टेंजा ऑफ 2 और 4 लाइन्स। ये जो ओड है ये 2 लाइन या फिर 4 लाइन के स्टेंजाज में स्ट्रक्चर्ड होता था। इसके स्ट्रक्चर में 2 या 4 लाइन के स्टेंजाज आया करते थे। सो इस प्रकार हमारा होरेशियन ओड है। हमारा नेक्स्ट ओड है इरेगुलर ओड। अब इरेगुलर ओड को इरेगुलर ओड क्यों कहा गया वो डिस्कस करते हैं, बट पहले इसके दूसरे नाम के बारे में जानते हैं। इरेगुलर ओड को काउलेन ओड भी कहा जाता है। इसका इस नाम का होने के पीछे रीजन है कि इसका जो इन्वेंशन है वो अब्राहम काउले नाम के व्यक्ति ने, पोइट ने करा। ठीक है, अब्राहम काउले नाम के व्यक्ति ने इसका इन्वेंशन किया और इसका नाम जो है वो भी अब्राहम काउले के नाम के पीछे पड़ा। ठीक है, अब्राहम काउले का नाम के पीछे इसका नाम पड़ा, जिसे हम लोग काउलेन ओड के नाम से भी जानते हैं। आगे, इट नीदर फॉलो द पिंडारिक पैटर्न ऑफ 3 पार्ट्स नॉर दी 2 और 4 लाइन स्टेंजाइक पैटर्न। इरेगुलर ओड का नाम इरेगुलर ओड इसलिए पड़ा क्योंकि न तो ये पिंडारिक ओड का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, न ही ये होरेशियन ओड का स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसका मतलब पिंडारिक ओड का जो स्ट्रक्चर है जो कि 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड, न तो ये उसे फॉलो करता है, न ही ये होरेशियन ओड के 2 या 4 लाइन के स्टेंजा वाले पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए इसे इरेगुलर ओड कहा गया। सो दिस वाज अबाउट इरेगुलर ओड। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर ओड्स के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न, जो कि जॉन कीट्स द्वारा लिखा गया है। इस ओड में एक अर्न के ऊपर पूरी कविता जो है वो लिखी गई है। अब अर्न क्या होता है थोड़ा समझते हैं। एक वास होता था, एक मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें ग्रीक के लोग जो है वो अपने पूर्वजों की अस्थियां रखते थे। अंतिम संस्कार के बाद इसमें अस्थियां रखी जाती थी और इसके ऊपर लिड लगा दी जाती थी। अब ये इतना सुंदर होता था कि इस पर जिसकी भी नजर पड़ती थी वो इसे देखता रह जाता था। मतलब काफी सुंदर सुंदर कलाकृतियां इस पर बनाई जाती थी। तो जॉन कीट्स एक अर्न को देखते हैं और उस पर एक ओड लिख देते हैं। उसकी सुंदरता पर, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए एक ओड लिख देते हैं जिसका नाम पड़ा ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। नेक्स्ट है ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि पीबी शैले की रचना है। पीबी शैले ने जो वेस्ट विंड होती है उसकी प्रशंसा करते हुए और उसका बखान करते हुए एक ओड लिखा। तो हम लोग नेचर के बारे में भी लिखते हुए ओड लिख सकते हैं। उसके बाद है द लेडी टू हर गिटार, एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे का एक फेमस ओड है द लेडी टू हर गिटार। इसमें एमिली ब्रोंटे ने गिटार के ऊपर पूरा ओड सेंटर किया हुआ है। सो दिस वाज द लिटरेरी फॉर्म ओड। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक के लिए, ओड के टॉपिक के लिए, फिर लिटरेरी फॉर्म के टॉपिक के लिए आप एक बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। दैट इज अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बाय एम.एच. अब्राम्स। एम.एच. अब्राम्स की एक बुक है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन बाहर जाए इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसके साथ बुक भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अकेले के प्रयास से आपका सिलेक्शन हो ये संभव नहीं है।
आपको अपने एंड से भी कुछ प्रयास करने होंगे। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि मैंने जो बता दिया उसी में से सब कुछ आने वाला है। आपको अपने एंड से भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना होगा। मैं आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा कर दे सकता हूँ, बट उसमें वैल्यू ऐड करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड टू परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट। थैंक यू फॉर नाउ। सी यू टुमारो। थैंक यू।